हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ जनवरी और 22 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि यूएसए साउथ टू रिवोक बर्थ राइट सिटीजनशिप। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि यूएसए में अगर कोई भी बच्चा, अगर बर्थ होती है किसी बच्चे की, तो उसको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है। क्या मिल जाती है? यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है और वो यूएसए का सिटीजन बन जाता है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेंज करने वाले हैं। अब ये कौन सा एक्शन प्लान इन्हें निकाला जो व्हाइट हाउस ने, इनको टाइटल क्या है उसका, इवन यूएसए के प्रेसिडेंट जो 47th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने और कौन से डिसीजन लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड, ये मैं आपको सब बताऊंगा। इनके जो मेन डिसीजन है। देन आफ्टर सीएजी रिपोर्ट, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है केरला के ऊपर। देखो, आप ये सुन के बड़े शॉक हो जाओगे कि केरला में ऐसा हो रहा है। मतलब केरला हेल्थ में वी कैन से सबसे आगे रहती है इंडिया में। बट ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपको अचंभा होगा कि केरला के अंदर इतनी शॉर्टेज है हेल्थ से रिलेटेड। तो सीएजी की अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। अब एक 2016 से लेकर 2022 तक का डेटा बताएगी। क्लियर? देन आफ्टर बांग्लादेश डिमांडेड शेख हसीना बैक फ्रॉम इंडिया। देखो, मैं इस न्यूज को कई बार बता चुका हूं। एक्सट्राडिशन पॉलिसी मैंने कई बार बताई आपको प्रीवियस वीडियो में, बट मैं इस वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि बांग्लादेश के जो यूनिस खान साहब हैं, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है, वो कई बार डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दो। अब क्या रीजन है, इंडिया क्यों नहीं भेज रही है? और बांग्लादेश बराबर धमकी दे रही है इंडिया को कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इंडिया पे क्या पॉइंट है, इंडिया अपने आप को कैसे बचाएगी अगर शेख हसीना को नहीं भेजना है, और ऐसे कौन से प्रोविजन है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एक्सट्राडिशन पॉलिसी में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो कि इंडिया को रोक रहे हैं शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने में, वो आपको बताऊंगा। देन आफ्टर वर्ल्ड बैंक अपॉइंट न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑन इंडस वाटर टीटी। देखो, मैं आपको कई बार इंडस वाटर टीटी के बारे में बता चुका हूं। क्लियर? इंडिया और पाकिस्तान की टीटीए 1960 में साइन हुई थी। अब क्या है कि कई सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया के दो, उस पर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठा रही थी। कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे? एक था रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट और दूसरा है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। अब ये किस रिवर में बने हैं और पाकिस्तान क्या ऑब्जेक्शन उठा रही है, और वर्ल्ड बैंक ने कौन सा न्यूट्रल ग्रुप, जो कि न्यूट्रल एक कमेटी सेटअप कर दी है, जिसको हेड किसने किया है ये भी बताऊंगा, और ये करेगी क्या ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर इंडिया फ्रांस कॉपरेशन इन हाई एंड टेक्नोलॉजी। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया और फ्रांस ने 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी, जिसके कारण 2009 में इनमें डिसाइड हुआ कि 990 मेगावाट का जेटापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करा जाएगा। और हालांकि वो सेटअप भी करा गया, बट उसमें कॉपरेशन में कई सारी दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है, वो अपने सरफेस में नहीं आ पा रहा है सही तरीके से। तो उस पर डिस्कस करने के लिए, या फिर मोदी साहब अभी फ्रांस जाने वाले हैं, वो समिट होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, तो उसमें मोदी साहब क्या डिस्कस करेंगे मैक्रोन साहब के साथ, ये भी आपको बताऊंगा। क्लियर? चलते अपन। देखो, सबसे पहले यूएसए साउथ टू रिवॉक बर्थ राइट सिटीजनशिप। देखो, सबसे पहले आप देखिए कि मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि यूएसए ने अभी डिसीजन लिया है, व्हाइट हाउस ने एक्शन इनिशिएटिव साइन बाय यूएसए प्रेसिडेंट। यूएसए के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, और इसका नाम याद रखना, ये टाइटल है इसका टाइटल भी रखना याद। ये सिर्फ ओनली जनरल नॉलेज के लिए, प्रोटेक्टिंग मीनिंग वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजन। देखो, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब मैनिफेस्टो में कई सारे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया, कई सारे बोल्ड डिसीजन लेने का डिसाइड किया।
एक मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने टैरिफ का बोला था सबसे पहले कि टैरिफ लगाया जाएगा, इवन 100% ऑफ टैरिफ will be imposed on the BRICS country if they will adopt the alternative currency other than USA डॉलर। आपको मालूम है कि ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर हुई थी? कजान में हुई थी, और कजान में रशिया ने प्रपोज रखा था, पुतिन साहब ने, कि हम जो ट्रेड करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री और विद ब्रिक्स मेंबर, उनमें डॉलर का यूज को रिड्यूस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और उसकी जगह लोकल करेंसी या अल्टरनेटिव करेंसी बनाई जाए। इसी को देखते हुए यूएसए ने क्या किया कि धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अगर यूएसए के डॉलर को आप वी कैन से अल्टरनेटिव कुछ करेंसी निकालते हो या यूएसए डॉलर को रिप्लेस करते हो बाय डिफरेंट करेंसी, तो क्या होगा कि जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं उनका ट्रेड जो यूएसए में आ रहा है उन पर 100% इंपोज लाऊंगा, याद रखना। फिर इन्होंने कनाडा को भी धमकी दी, चाइना को भी धमकी दी, इवन इंडिया को भी धमकी दे चुके हैं, याद रखना, क्लियर, ट्रैफिक पे। और दूसरा इन्होंने WHO, वो बाद में बताऊंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये समझते हैं क्या है कि 1868 में सिटीजनशिप में चेंजेस आए यूएसए के अंदर। 1868 में सिटीजनशिप के अंदर चेंजेस आए। वो 1868 में ये कर दिया कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो यूएसए के अस्पताल में, यूएसए के हॉस्पिटल में होता है, तो वो यूएसए का सिटीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो यूएसए का सिटीजन बन जाएगा। और इसी को देखते हुए क्या हो रहा था कि कई सारा इमिग्रेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? यूएसए के अंदर कई सारा इमिग्रेशन हो रहा था और पॉपुलेशन भी एनहांस हो रही थी यूएसए की। तो इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस रूल को ही चेंज कर दूं। ये जो 1868 का रूल है, जो सिटीजनशिप में, कि अगर कोई भी बच्चा यूएसए में पैदा होता है उसके हॉस्पिटल में, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी अमेरिका की। तो ये इसको चेंज करना चाहते हैं और इवन वी कैन से प्रपोज भी कर दिया है। अब जल्दी ऐसा हो जाएगा यूएसए के अंदर कि अगर कोई भी बच्चा यूएसए में होता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी यूएसए की, याद रखना। अब क्या है इसका बड़ा इंप्लीकेशन क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑन इंडिया। इंडिया पर इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, यूएसए के अंदर इंडियन अमेरिकन, जो इंडियन अमेरिकन हैं, इंडिया अमेरिकन, वो कितने हैं? वो है अप्रोक्सीमेटली 5.4 मिलियन। आप देख रहे हो कि इंडियन ओरिजिन के लोग बाग हैं। इस पर अमेरिका में हमारे इंडियन लोग 5.4 मिलियन लोग बाग रहते हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें से अगर देखा जाए इट कंप्राइज, ये क्या कंप्राइज करता है? इट कंप्राइज दैट 1.47% ऑफ यूएसए पॉपुलेशन। क्या कंप्राइज करता है कि ये अगर 5.4 मिलियन पॉपुलेशन है, अगर इसको देखा जाए तो कितना परसेंटेज यूएसए का? 1.47% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन, याद रखना। दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, क्लियर। देन आफ्टर, इसके बाद क्या है कि इसमें से 2/3 जो पॉपुलेशन है 5.4 मिलियन, इसमें से 2/3 पॉपुलेशन आर इमिग्रेंट। कौन है वो? 2/3 पॉपुलेशन आर इमिग्रेंट। वो कौन है? इमिग्रेंट है, याद रखना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट कि 2/3 पॉपुलेशन आर इमिग्रेंट। और रिमेनिंग रेस्ट आर बर्थ सिटीजन। मीन्स रेस्ट जो 2/3 के बाद जो बचे हैं वो सिटीजन, वो सारे सिटीजन अमेरिका के सिटीजन हैं, उनको सिटीजनशिप है क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, याद रखना। दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। तो क्या है कि जो 2/3 पॉपुलेशन है ये होल्ड करिए H1B वीजा। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं H1B वीजा के बारे में। ये यूएसए का वीजा है। इसमें क्या है कि कोई भी सिटीजन किसी भी कंट्री का अगर यूएसए में नौकरी करना चाहता है, नौकरी जॉब करना चाहता है, तो उसको H1B वीजा लेना पड़ेगा, यूएसए गवर्नमेंट से अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए हर साल यूएसए कई सारा प्रपोज भी करती है, क्लियर। इतना समझ में आ गया?
एक डिसीजन समझ में आया यूएसए का। दूसरा डिसीजन समझाता हूं। दूसरा है दोस्तों WHO। क्या दूसरा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा डिसीजन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब देखो यूएसए ने अभी क्या है कि प्रपोज कर दिया है, साइन भी कर दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकाल दिया है कि यूएसए विड्रॉल कर रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। यूएसए विड्रॉल फ्रॉम WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए विड्रॉल कर रही है। दैट इज द सेकंड डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, 47th यूएसए प्रेसिडेंट। याद रखोगे, उन्होंने बोला कि WHO से हम मेंबर नहीं रहेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूएसए। अब इन्होंने क्या रीजन दिए? इनसे पूछा गया कि बताइए आप WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर आप हटना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने 3 रीजन दिए। यूएसए ने 3 रीजन दिए। क्या रीजन दिया? पहला रीजन दिया मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। देखो सबसे पहला रीजन दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब कोरोना बीमारी आई थी तो उसको हैंडल करने में WHO फेल हो गया था। WHO कोरोना को हैंडल करने में, जो बीमारी महामारी पेंडेमिक आया था तो इसको कंट्रोल करने में WHO फेल हो गया था। दैट इज वन रीजन दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द यूएसए फॉर द विड्रॉलिंग ऑफ द फ्रॉम द WHO। याद रखोगे। सेकंड रीजन क्या दिया? सेकंड रीजन दिया इनएप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इनएप्रोप्रिएशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है कि सेकंड रीजन दिया कि WHO कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं ले रही है। वो किस पर ले रही है? वो जो कंट्रीज पर प्रेशर मार रही है उसी के फेवर में डिसीजन ले रही है। इवन आप देखिए चाइना के खिलाफ, चाइना में पूरे वर्ल्ड में चिल्ला रहा था, क्राई कर रहा था कि चाइना सबसे बड़ा कल्प्रेट है कोरोना फैलने का। कोरोना इन्हीं की वजह से फैला है, इन्हीं की बायोलॉजिकल प्रोसेस है कोरोना। ये कोई नेचुरल नहीं है कोरोना। कहना मतलब ये मानना नहीं है, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं आपको। उनका कहना था एक रिपोर्ट में कि कोरोना चाइना ने अपनी लैब में बनाया है। कोरोना जो कोविड-19 वायरस है ये चाइना ने अपने लैब में बनाया है और इसी को पूरे वर्ल्ड में भेजा है और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल बार। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल बार। समझे मेरी बात को? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल बार। अब ये कहना था कई लोगों का। तो चाइना का WHO ना कोई इंडिपेंडेंट रही, WHO इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है। दैट इज द सेकंड रीजन। तीसरा रीजन दिया यूएसए ने कि वी कैन से अनफेयरली डिमांडेड फंड फ्रॉम यूएसए। तीसरा रीजन दिया अमेरिका ने कि यूएसए से बिना वजह का फंड मांगती है WHO, काम कुछ कर नहीं रही है और पैसा बराबर मांग रहे हैं। क्लियर? तो ये तीसरा रीजन दिया है। ये मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर? अनफेयरली डिमांड ऑफ द फंड फ्रॉम द यूएसए। दैट इज द थर्ड रीजन। 3 रीजन दिए, याद रखोगे। इन्होंने तीनों रीजन में बोला कि हम WHO को लीव करने वाले हैं। याद रखना इस बात को। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तीसरा डिसीजन क्या लिया? देखो जो अभी स्टार्टिंग से ही डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्ला रहे थे कि टैरिफ 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 टैरिफ, और मैं आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर ही बना चुका हूं टैरिफ के ऊपर। वी कैन से टैरिफ नहीं, जिसमें रीजन बताया है। एक मैंने वीडियो बनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री इंपैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखना, दैट इज माई वीडियो अपलोडेड इन एडिटोरियल फोल्डर। आप एडिटोरियल फोल्डर में जा सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है वी कैन से यूएसए डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री इंपैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो तीसरा रीजन क्या है? मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो एक वर्ड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड
इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्या बोलते हैं कि लव एंड फेथ से भी ज्यादा टैरिफ मुझे सबसे ब्यूटीफुल वर्ड लगता है पूरी डिक्शनरी में। और ये टैरिफ लगाने में बड़े माहिर हैं। क्या लगाने में? टैरिफ लगाने में बड़े माहिर हैं। इन्होंने बोल दिया कि टैरिफ लगाया जाएगा कंट्री के, क्योंकि क्या है, उन कंट्रियों पर लगाया जाएगा जिससे यूएसए के ट्रेड रिलेशन का डिफिसिट है। क्या है कि यूएसए का ट्रेड डिफिसिट जिन कंट्री के साथ है, उन कंट्री के वी कैन से प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा। दैट इज द थर्ड डिसीजन। अब इसका इंडिया पर इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, इंडिया यूएसए से ट्रेड में पॉजिटिव में चल रही है। जब आप जानते हो इस बात को कि इंडिया पॉजिटिव में है, सरप्लस में है इंडिया यूएसए के ट्रेड के साथ। और अगर टैरिफ लग गया तो ये लॉस किसको होगा? इंडिया को लॉस होगा। याद रखना, दिस इज थर्ड डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प केम इन ऑफिस एंड बिकम अ 47th यूएसए प्रेसिडेंट। याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थर्ड डिसीजन, थर्ड या फोर्थ डिसीजन, देखो यूएसए के अंदर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, देखो यूएसए में ऑयल और गैस का प्रोडक्शन बड़ा होता है, आप जानते हो। तो यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला है कि जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है उसको हम एनहांस करेंगे। क्या करेंगे? उसको एनहांस करेंगे, जिससे क्या है कि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर सकें ऑयल और गैस का, और कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे। किसका? कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड गैस दैट विल बी प्रोड्यूस इन द यूएसए टेरिटरी। याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द यूएसए गवर्नमेंट ओनली, नॉट फॉर इंडिया। याद रखना। क्लियर? समझ में आ गया? चलते बना के। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अपॉइंट न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लिनो ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इंडस वाटर ट्रीटी ये साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। कब हुई थी? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन करी थी। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। क्या हुआ है, पर इसमें हुआ क्या, जो इंडस रिवर है, ये क्या है, इंडस रिवर, और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं और इंडस रिवर है, इसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट वाज साइंड इन 1960। याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। क्लियर? अब क्या है, रीजन क्या है कि इंडिया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है। इंडिया क्या है? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कौन कौन से? देखो, पहला है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। पहला कौन सा है? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। कौन सा है? दूसरा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट और पहला है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। ये 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाए हैं किसने? इंडिया ने, इंडस रिवर पर जो ट्रिब्यूटरी है। अब किशनगंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, ये बनाया है किशनगंगा रिवर पर। कहां पर? किशनगंगा रिवर पर। और किशनगंगा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, और इसी पर इंडिया ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है। दूसरा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये बनाया है चेनाब रिवर पर। कहां पर? चेनाब ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, चेनाब रिवर पर भी ये बनाया है। अब याद रखना, इसका ऑब्जेक्शन उठाया पाकिस्तान ने कई सारा ऑब्जेक्शन उठाया कि इंडिया ने कैसे बना दिया, इससे क्या है टीटी वॉलेट हो रही है हमारी इंडस वाटर टीटी, जो कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन करी थी। अब इसको देखते हुए इंडिया ने बोला कि ऐसे कैसे हो रहा है भाई, तुम्हारा पानी रुकेगा तभी तो तुम मानोगे, जब तुम्हारा पानी नहीं रुकेगा, तुमको बराबर पानी दिया जाएगा, तो व्हाई यू आर सेइंग दैट
दिस वॉयलेट दी प्रोविजन ऑफ द इंडस वाटर टीटी। सुने मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, ये बोले। फिर इसके बाद नहीं मानी, पाकिस्तान तो मानती नहीं है, तुम जानते हो पाकिस्तान की हरकत है। पाकिस्तान गई इंटरनेशनल लेवल पर, कहां पर गई, इंटरनेशनल लेवल, आर्बिट्री लेवल पर गई, वर्ल्ड बैंक में गई और वर्ल्ड बैंक में बोला कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बनाओ जो कि स्टडी करेगा कि जो किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना है और जो रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया इंडिया ने, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा पाकिस्तान पर। क्या ये इंडस वाटर टीटी को वॉलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट बिकम अ मेन क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया। वर्ल्ड बैंक सेटअप न्यूट्रल एक्सपर्ट। क्या बना दिया, वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बना दिया। क्लियर, याद रखना। अब इस न्यूट्रल एक्सपर्ट का काम क्या है, इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करे माइकल लीनो साहब आ गए हैं। अब ये स्टडी करेंगे कि इंडस वाटर टीटी के जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहे हैं, इंडिया बना रही है, इसका निगेटिव इंप्लीकेशन हो रहा है पाकिस्तान पे कि नहीं हो रहा। दैट बिकम अ मेन क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखोगे, इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ ओनली आपको इंडस वाटर टीटी के बारे में जानना है। क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है सीएजी रिपोर्ट। देखो कंट्रोलर ऑडिट जनरल की अभी रिपोर्ट आई है और आप जानते हो कि सीएजी की रिपोर्ट आती है तो वो हमेशा सही होती है। सीएजी की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती है। मुझे लगता है सीएजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट भी गड़बड़ी नहीं करेगी। बट सोचने की बात यह है कि ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट में केरला की हेल्थ कैपेबिलिटी और स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। क्या कह रहा हूं मैं कि केरला को, जैसे आप मानते हो कि केरला एक हेल्थ में सबसे एफिशिएंट स्टेट है इंडिया में, हालांकि मानता भी हूं केरला एक अच्छी स्टेट है जिसमें हेल्थ का वीकेंड से हम कह सकते हैं कि हेल्थ वहां पर अच्छी है। तो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दैट सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें कई सारे लूप होल बताए केरला में हेल्थ से रिलेटेड। केरला में कई सारे लूप होल बताए हैं कि केरला में हेल्थ के कितने सारे लूप होल हैं। अब अपन समझेंगे कौन कौन से लूप होल बोले हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, सीएजी ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है 2016 और 2022 का डेटा, 2016 एंड 2022 का डेटा के बीच में ये रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट का नाम है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस। क्लियर। और ये केरला की कैपेबिलिटी बताई है, केरला का हेल्थ स्ट्रक्चर बताया इसके अंदर। क्या बताया है, केरला का हेल्थ स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, याद रखना। क्लियर। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो इन्होंने बोला कि कई सारी शॉर्टेज है केरला के अंदर कई सारी शॉर्टेज है, याद रखना हेल्थ में। क्या है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट एबिलिटी ऑफ असेंशियल ड्रग्स, ये कई सारी प्रॉब्लम बताई है केरला के अंदर। क्लियर, ये कई सारी है। और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो केरला में लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। देख रहे हो आप, या तो ये केरला वाले बड़े पैसे वाले हैं, हेल्थ को मतलब हेल्थ पर ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर ये इनके यहाँ पर कई सारे लूप होल है केरला के अंदर हेल्थ में कि ये बोल रहे हैं कि पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर हेल्थ पर केरला का सेकंड हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। याद रखना, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब इसमें क्या और क्या बोला है, देखो जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमारे मोदी साहब ने 2015 या 16, मुझे एक्चुअल ईयर याद नहीं आ रहा है, 16 ही आई थिंक 2015 एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम है
जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा टू पब्लिक, हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें बोला है कि केरला हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम इन द स्टेट लेवल। क्या? कि इंडिया में केरला के अंदर कई सारी प्रॉब्लम है जो केरला सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, देखो आप जानते हो कि 2 तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? ऐसी स्कीम जिसका पूरा फंड सेंटर देती है, जिसका पूरा फंड सेंटर देती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम होती है जिसका वी कैन से शेयरिंग होती है स्टेट और सेंटर के बीच में, 60-40 या फिर 75-25 या फिर 90-100 जो स्पेशल स्टेटस वाली कैटेगरी की स्टेट है उनको मिलता है। क्लियर? ये याद रखना। अब क्वेश्चन बनता है, और क्या बोला है सर ने? और बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज, ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग की प्रोसेस, सिटिंग प्रोसेस, रैंप नहीं है हॉस्पिटल में, कई सारी प्रॉब्लम है केरला के हॉस्पिटल में। तो इस रिपोर्ट में केरला के कई सारे लूपहोल बताए हैं। सिर्फ ओनली हमें मेंशन करके आना है और कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट का नाम याद रख लेना और मेंशन करके आया ना कि केरला के अंदर ऐसा बोला जाता है, बट सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा है, कई सारी शॉर्टेज मिली है। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश डिमांडेड इंडिया टू बैक शेख हसीना। देखो जैसे कि आप जानते हो कि बांग्लादेश के अंदर कई सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर, जो रिजर्वेशन की प्रोसेस थी। क्लियर? जो कि फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसके चक्कर में कई सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर दिया था। और शेख हसीना को धमकी मिलने के साथ शेख हसीना एब्सकॉन्ड करके, वी कैन से एब्सकॉन्ड नहीं बोल सकते अपन, शेख हसीना मैम आ गई थी कहाँ पर? इंडिया आ गई थी। क्लियर? अपनी जान बचाने के लिए कई सारे इंडिया में आ गई। क्लियर? अब क्या हुआ? बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, इनके जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुई बांग्लादेश के अंदर, और जिसको हेड किया, हेडेड बाई मोहम्मद यूनिस। किसने हेड किया? मोहम्मद यूनिस ने हेड किया इसको, याद रखना, मोहम्मद यूनिस ने। अब मोहम्मद यूनिस ने हेड तो किया इसको, बट क्या हुआ कि कई बार इंडिया से बोला कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश फिर से भेजो, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारे केस कर दिए हैं, जेनोसाइड और वॉयलेंस, ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉयलेंस, जेनोसाइड, कई सारे केस हो गए। और इंडिया और पाकिस्तान, वी कैन से इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान का पहले पार्ट था इसलिए बार बार पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश ने 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन टीटी साइन करी थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्स्ट्राडिशन टीटी क्या है? ये मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो बता चुका हूं, एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं कि एक्स्ट्राडिशन टीटी क्या होती है। कि कोई भी पर्सन क्राइम करके जब दूसरी कंट्री में चले जाता है, तो अगर उस कंट्री के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन टीटी साइन होगी तो वो कंट्री उस सिटीजन को भेज देगी उसी कंट्री में, कि आप अपना जो भी ऑफेंस है उसको पहले फुलफिल करके आओ, देन हमारी कंट्री में आओ। क्लियर? तो क्या है कि इसी को एक्स्ट्राडिशन टीटी को देखते हुए बांग्लादेश डिमांड कर रही है इंडिया से कि शेख हसीना को हमारे बांग्लादेश भेजो, क्योंकि उसको कई सारे उन पर जेनोसाइड के, ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना, ये कई सारे केस हैं, तो इनको सजा दी जाएगी उस हिसाब से। तो भाई साहब अब क्या है, एक्स्ट्राडिशन टीटी में एक प्रोविजन है, याद रखना। क्या प्रोविजन है? एक प्रोविजन ये है एक्स्ट्राडिशन टीटी जो इंडिया और बांग्लादेश ने साइन करी कि ऑफेंस should not be पॉलिटिकल नेचर। क्या है दोस्तों? ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल नेचर क्या? पॉलिटिकल नेचर का नहीं होना चाहिए। व्हाट आई मीन्स पॉलिटिकल नेचर, जो पॉलिटिकल नेचर ही है। आप देखिए गवर्नमेंट गिरी, दूसरी गवर्नमेंट बनी, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटिकल नेचर।
तो इंडिया के पास कई सारे इसके लूप होल हैं। लूप होल तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक प्रोविजन, एक तरीके से लूप होल तो जो कमियां होती हैं वो होता है लूप होल। बट इंडिया के पास एक पॉइंट है कि इंडिया ने बोला कि इसमें एक प्रोविजन है कि ये पॉलिटिकल नेचर का नहीं होना चाहिए, जो भी आपका ऑफेंस है तो ही हम एक्स्ट्राडिशन करेंगे उस पर्सन का। इसने बांग्लादेश ने धमकी दी कि अगर इंडिया शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट नहीं करती है तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। इंडिया को धमकी दे रही है बांग्लादेश, देख रहे हो आप, इंटरनेशनल लेवल पर जाने की धमकी दे रही है। ये मोहम्मद यूनिस साहब इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी तुम बात नहीं सुनोगे, शेख हसीना को नहीं भेजोगे तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, ये धमकी दे रहे हैं। बताओ अब क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। इंडिया भी अपना पॉइंट रखते कि इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो कि भाई ऐसा है, पॉलिटिकल नेचर नहीं होना चाहिए ऑफेंस, तो ही हम एक्स्ट्राडिट करोगे। और कोई जान पे, यार वो खुद कह रही है मैडम शेख हसीना कि यार ये मार देंगे मेरे को अगर मैं बांग्लादेश चली गई तो। ये मेरी मतलब मौत देखी थी मैंने जब अपने आंखों के सामने। अच्छा हुआ मैं कुछ टाइम पहले और रुक जाती वहां पर बांग्लादेश में, तो मेरे को मार देते वहां के लोग बाग। इवन इतना मतलब अब क्या बोल सकते हैं अपन, चलो चलते अपन आगे। इंडिया फ्रांस कॉपरेशन इन हाई एंड टेक्नोलॉजी। देखो इंडिया और फ्रांस के अभी एक समिट होने जा रही है फ्रांस में एक समिट होने जा रही है और इस समिट का नाम है समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको जानते हो, यह विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। और ये कौन है? ये है फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये है फ्रांस की एम्बेसडर, फ्रांस की काउंसलर। क्लियर, याद रखना, क्लियर। इंडिया में जो है अब क्या है कि इंडिया जो फ्रांस में एक समिट होने जा रही है, समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस समिट में हमारे मोदी साहब जाने वाले हैं। मोदी साहब समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने वाले हैं, मोदी जाएंगे। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बताया था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कई सारे डीलिंग होनी है, कई सारी डील होनी है रिलेटेड टू राफेल, रिलेटेड टू सिविल न्यूक्लियर डील, रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर। तो क्या है कि अभी 2008 में इंडिया एंड फ्रांस बोथ साइन सिविल न्यूक्लियर डील। क्या साइन करी थी? सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया था इंडिया और फ्रांस ने। याद रखना, सिविल न्यूक्लियर डील को इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने साइन किया था इन 2008 में। और 2009 में डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इंडिया और फ्रांस 990 मेगावाट का जेटापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे जेटापुर। और जेटापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर जेटापुर में 990 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। दैट इज द मेन डिसीजन डिसाइडेड और टेक बाय दी बोथ गवर्नमेंट इंडिया एंड फ्रांस इन 2009। क्लियर। ये सरफेस में भी आया बट ये फुल फोर्स में नहीं आ पाया, तो दैट बिकम अ डिफिकल्टी बिटवीन बोथ कंट्री कि डिले होते जा रहा है प्रोजेक्ट, उसकी प्राइस बढ़ते जा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है इन दोनों की मुलाकात करके कि मोदी साहब फ्रांस जाके ये सिविल न्यूक्लियर डील पर कुछ ना कुछ एक्शन लें। और इसी के साथ एनर्जी, आईटी, स्पेस, ये कई सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या हुआ। तो इसी के साथ ये 22 जनवरी के लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।